हम जो कहेंगे वो करेंगे। ये हरिद्वार की जनता, उत्तराखंड की जनता जानती है कि त्रिवेंद्र रावत जो वायदे करता है वो वायदे पूरा करने के लिए करता है। ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं। तो इस लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही होगा। देखिए, अभी ये हरीश रावत जी का भी आरोप एक है। दिन हमने जो अटल आयुष्मान योजना लागू करी या आयुष्मान भारत योजना जो हमारे देश में चल रही है, क्या वो गैर मुसलमानों के लिए है? वो सबके लिए है। क्या उज्ज्वला योजना क्या गैर मुसलमानों के लिए? सबके लिए। फ्री राशन दे रहे हैं मोदी जी, क्या उसमें मुसलमानों को वंचित कर दिया गया है? तो ऐसा नहीं है। जो इस तरह के आरोप लगाते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने लंबे समय तक इस देश में राजनीति की है, आखिर आपने मुसलमानों के लिए किया क्या? आपने उनको राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग करने का काम किया, उनको हमेशा वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल किया। उनकी समृद्धि के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आपने किया क्या? वीरेंद्र रावत जी की बात करें तो उन्होंने अपने 72 सूत्रीय मतलब 72 एजेंडे अपने उन्होंने घोषित किए हुए हैं। आपका कोई एजेंडा, कोई सूत्रीय कार्यक्रम आपने डिसाइड किया? देखिए, ये लोगों का एजेंडा कागजों में चलता है और केवल वो कागजों में ही बनकर रह जाता है। आम जनता कह रही है कि विकास हुआ है, लेकिन जो लोग तिनका चश्मा पहन के चल रहे हैं, तिनका चश्मा पहन के चल रहे हैं, उनको क्या दिखाई देगा? उनको कुछ नहीं दिखाई दे सकता और उनसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कुछ देखें। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हरिद्वार के सियासत पर, चूंकि अब जाहिर सी बात है लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में हर किसी के अपने अपने बयान हैं। हरिद्वार लोकसभा को लेकर के हम बात करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी भी बनाया। मुझे याद है बहुत समय पहले हमने आपसे बात की थी, बहुत सारी योजनाओं को लेकर के बात हुई थी। आज अब मुद्दा चेंज हो गया है। सवाल ये पूछा गया था कि आप हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया जी। अब बात ये आती है कि जो सीधा आरोप की हम बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी, विपक्ष पार्टियां हैं वो आरोप ही लगाएंगी। आरोप ये है कि जो 4 साल का कार्यकाल था आपका, हरिद्वार के लिए आपने ऐसा क्या किया जिस वजह से जनता जो है आपको सपोर्ट करे, वोट करे? देखिए, मुख्यमंत्री के नाते मैंने तमाम काम किए और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हरिद्वार के किसानों की बात करूंगा। हरिद्वार में ही मैंने ये निर्णय लिया था और घोषणा की थी कि हम अपने किसानों को 1 लाख रुपया ऋण बिना ब्याज का देंगे। और मैंने ये भी कहा था कि अगर किसानों ने इसका रिस्पॉन्स ठीक से दिया तो हम इसकी लिमिट बढ़ाएंगे, जो आगे चल कर के 3 लाख रुपए तक हुआ। और जो समूह में खेती कर रहे हैं, 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का देने का अगर किसी ने काम किया तो अकेली उत्तराखंड सरकार है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री के नाते वो काम करने का मुझे मौका मिला। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो इकबालपुर शुगर मिल है, उसमें 22,500 किसान, जिसमें 4,000 किसान लगभग हरियाणा का था और 18,500 किसान ये उत्तराखंड का था, और वो भी हरिद्वार जनपद का था। उसके लिए मैंने 36 करोड़ रुपया उस समय सरकार की गारंटी पर दिया, क्योंकि शुगर मिल बंदी के कगार पर थी और मेरे सामने हरिद्वार के किसान थे। मैंने उसके लिए गवर्नमेंट की गारंटी पर वो पैसा दिया और इस शर्त के साथ दिया कि जो भी पैसा आएगा वो किसानों के खाते में जाएगा। और वो मिल बहुत बढ़िया चलने लग गई। किसानों का जो पैसा है वो उनको समय पर मिलने लग गया और आज हमारा किसान उससे खुश हुआ है। दूसरी बात, जो मैं महत्वपूर्ण बात बताऊँ, मैं 4-5 बातें बताऊँगा। हरिद्वार जनपद में 2 गवर्नमेंट कॉलेज खोले गए, एक हरिद्वार प्रॉपर में, एक ये जो हरिद्वार ग्रामीण है वहाँ एक खोला गया। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोला गया। तमाम यहाँ की जो सड़कें हैं उनको बेहतरीन किया गया। हरिद्वार बाईपास बनाया गया जिस पर लगभग 2,000 करोड़ का खर्चा है। और जिस सड़क पर लाखों लोग प्रतिदिन चल रहे हैं, दिल्ली देहरादून, दिल्ली ऋषिकेश, क्या किसी को नज़र नहीं आएगा? आम जनता कह रही है कि डेवलपमेंट हुआ है, आम जनता कह रही है कि विकास हुआ है, लेकिन जो लोग तिनका चश्मा पहन के चल रहे हैं, तिनका चश्मा पहन के चल रहे हैं,
उनको क्या दिखाई देगा? उनको कुछ नहीं दिखाई दे सकता और उनसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कुछ देखें। नहीं, चूँकि कल एक भाषण में हरीश रावत जी ने ये बात कहा था कि हम अपने तो 10 काम गिना सकते हैं, बहुत सारे काम गिना सकते हैं और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो कितने काम गिना सकते हैं। तो यही सवाल जो है कई सारी जगहों पे चल रही हैं। और बात बताऊं मैं, खानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया ये हमने कराया। खानपुर में इंडस्ट्रियल एरियाज जी, वो लो लैंड थी और ये आशंका थी कि यहाँ पर समस्या खड़ी हो सकती है। आईआईटी रुड़की से उसका स्टडी कराई गई और आईआईटी ने कहा कि इसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन वर्क करके और इंडस्ट्री के लिए फिट है और उसको वो इंडस्ट्रियल एरिया भी हमने इंडस्ट्री के लिए दिया ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप हमेशा लगता है और अब चूंकि ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, ये आरोप ये कि ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं। तो इस लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही होगा? देखिए, अभी ये हरीश रावत जी का भी आरोप एक दिन पहले की बात है जी। मैं भगवानपुर में था, वहाँ पर एक मुस्लिम सज्जन आए, बोले साहब कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया? 20 लोगों की तो मैं जानता हूँ कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से जिनका जीवन बचा है, 20 लोगों को मैं जानता हूँ। तो क्या हमने जो अटल आयुष्मान योजना लागू करी या आयुष्मान भारत योजना जो हमारे देश में चल रही है, क्या वो गैर मुसलमानों के लिए है? वो सब के लिए है। क्या उज्ज्वला योजना क्या गैर मुसलमानों के लिए? सब के लिए। फ्री राशन दे रहे हैं मोदी जी, क्या उसमें मुसलमानों को वंचित कर दिया गया है? तो ऐसा नहीं है। जो इस तरह के आरोप लगाते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने लंबे समय तक इस देश में राजनीति की है, आखिर आपने मुसलमानों के लिए किया क्या? आपने उनको राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग करने का काम किया, उनको हमेशा वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल किया। उनकी समृद्धि के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आपने किया क्या? इस तरह की बातें जो लोग करते हैं वो बिल्कुल झूठ और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इकबालपुर चीनी मिल को लेकर के एक सवाल, चूँकि आरोप ये लगा था कि पैसा आपने दिया था, शुगर मिल को नहीं गया। तो मामला ये था, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं कि पैसा जो है किसानों के लिए गया था, ना कि? निश्चित रूप से। देखिए, हमने किसानों को हित हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि किसानों का हित है और आने वाले समय भी रहेगा। और इसलिए वो पैसा सीधा सीधा था कि वो 80% ये किसानों के खातों में जाएगा। तो क्या ये जो लोकसभा का चुनाव है, मुद्दा बेसिकली क्या है? अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, वीरेंद्र रावत जी की बात करें, तो उन्होंने अपने 72 सूत्रीय, मतलब 72 एजेंडे अपने उन्होंने घोषित किए हुए हैं। आपका कोई एजेंडा, कोई सूत्रीय कार्यक्रम आपने डिसाइड किया नहीं किया? ये लोगों का एजेंडा कागजों में चलता है और केवल वो कागजों में ही बनकर रह जाता है। कभी भी आप इतिहास देख लीजिए कांग्रेस का, जब कोई भी वो अपना इलेक्शन का एजेंडा फिक्स करते हैं, तमाम अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, तो उनकी इतनी घोषणा पत्र में इतनी चीज़ें होती हैं कि वो कभी पूरी होती ही नहीं है। केवल लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का लीडर हूँ और इसलिए हम जो कहेंगे वो करेंगे। ये हरिद्वार की जनता, उत्तराखंड की जनता जानती है कि त्रिवेंद्र रावत जो वायदे करता है वो वायदे पूरा करने के लिए करता है। कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है। देखिए, मैं कांग्रेस क्या कह रही है मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन आज उनका जुमला बना हुआ है। कांग्रेस एक जुमला बन गया स्वयं में और इसलिए कांग्रेस की कोई प्रतिष्ठा आज समाज में नहीं है। कांग्रेसी जो असली कांग्रेसी थे वो टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उनको वो कहते हैं कि यहाँ तो केवल खोखलापन है, केवल खोखलापन है और कांग्रेस का भवन जर्जर होकर दरक कर गिरने लगा है। तो वो इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि आप मतलब भारतीय जनता पार्टी बाकी सभी पार्टियों के नेताओं को डरा धमका करके अपने पास लेकर के आ रहे हैं। नहीं, ये तो उनसे पूछिए जो आ रहे हैं। अगर ये बात कहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली आरोप लगाने से राजनीति नहीं चलती। राजनीति के लिए कुछ आधार होना चाहिए, राजनीति के लोगों के सामने कोई टारगेट होना चाहिए, उनके जीवन में कुछ मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। आप 50 को टिकट का आश्वासन देते हैं एक एक विधानसभा में, तब आप उनको कार्यकर्ता बनाकर और अपने आगे पीछे घुमाते हैं। तो झूठे आश्वासन देने में त्रिवेंद्र रावत विश्वास नहीं करता। चलिए, एक अहम सवाल, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। मतलब फिर से उसी चीज़ पे आता हूँ मैं, मुद्दा क्या है?
क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जाओ तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहती है कि हम क्या करेंगे, कई बार वो भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछो तो वो राम मंदिर गिनवा देंगे, धारा 370 गिनवा देंगे, कश्मीर गिनवा देंगे, पाकिस्तान पट्टे गिनवा देंगे, यही गिनवाते हैं। मतलब काउंटिंग में सिर्फ ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और देश के असली विकास की हम बात करें, रोजगार की बात करें, और जो डेवलपमेंट्स उसकी हम बात करें, वो उस पर बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। देखिए, आज देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, रेलवे का हो रहा है। आखिर उसमें जो लाखों लोग काम कर रहे हैं वो क्या रोज़गार नहीं है? जो लाखों व्यापारी हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई मोची है, धोबी है, नाई है, उनको क्या उससे रोज़गार नहीं मिल रहा है? तो मैंने कहा ना कि जिन्होंने टिन का चश्मा पहना हुआ है उनको कहाँ नज़र आएगा? उनको कुछ नज़र नहीं आएगा। उनको पहले अपना चश्मा उतारना पड़ेगा और ग्लास का चश्मा पहनना पड़ेगा, तब उनको कुछ नज़र आएगा। एक दो मैं लोकसभा क्षेत्र का बात कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है, जब हमने लोगों से पूछा तो एक नारा, एक स्लोगन निकल कर आया कि त्रिवेंद्र और नरेंद्र, जय नरेंद्र जय त्रिवेंद्र की बात कर रहे हैं। अगर ढूंढा समझा जाए उस चीज़ को तो एक तरफ बनारस, दूसरी तरफ हरिद्वार, दोनों धर्म नगरी, दोनों धर्म से जुड़ा हुआ। तो वहाँ और यहाँ में अंतर कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति भी अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है। कैसे देखते हैं आप कि हरिद्वार को विकसित अगर हम बनाना चाहें, हरिद्वार का विकास करना चाहें, तो किस रूप में डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि बनारस तो टूरिज्म के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा हो चुका है। हरिद्वार और बनारस, काशी, वहाँ हमारे ऐसे विराट व्यक्तित्व है जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं और जो ये कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन हाँ, वो उन्होंने माँ गंगा के निर्मलता के लिए उनकी इच्छा थी कि जैसा गंगा उत्तराखंड में है ऐसी गंगा मैं काशी में बनाऊंगा। उसकी निर्मलता के लिए उन्होंने काम किया, हजारों करोड़ का बजट दिया। आज तमाम जो गंदे नाले सीधे गंगा में छोड़ दिए थे कांग्रेसियों ने, आज उनको टैप करने का काम, उनको फिल्टर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। हरिद्वार, हमारी जो सप्तपुरियाँ हैं, उन पुरियों में हरिद्वार का एक विशेष स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये सती का स्थान है और हमारी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है हरिद्वार। और इसलिए हरिद्वार में जहाँ हम आध्यात्मिक रूप से इसका जो स्वरूप है वो बना रहे। दूसरी चीज़, जो गांव के लोग हैं, जो शहर हैं, उनका नियोजित विकास हो, समावेशी विकास हो। क्योंकि हम ये मानते हैं कि गांव और शहर ये एक दूसरे के पूरक हैं। गांव और शहर एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ हमको गाँवों से मिलता है, कुछ हम शहर से गाँव की ओर भेजते हैं। इसलिए समावेशी और सुनियोजित और समन्वित विकास ये बहुत ज़रूरी है। एकदम आखिरी सवाल, मैं समझता हूँ कि चूंकि चुनाव का दौर है, समय बहुत ही कम होता है। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दें? क्योंकि मैं सबसे पूछता हूँ भाई, कांग्रेस का अपना पर्सपेक्टिव होता है, बसपा का अपना पर्सपेक्टिव है, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनका अपना पर्सपेक्टिव, सबके अपने पर्सपेक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी को कोई क्यों वोट दे? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देना चाहिए कि आज से 10 साल पहले जो देश दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, या ये कहें कि लोअर फ्रेजाइल इकोनॉमिक कंडीशन में थी, आज वो टॉप 5 में आ गया है। और यही नहीं, आने वाले 3 सालों में ये टॉप 3 में आने वाली है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आने वाले 3 सालों में भारत की जिस तरह से ग्रोथ बढ़ रही है, कोरोना के बावजूद, जब पूरा उद्योग बंद हो गया था, व्यापार बंद, स्कूल बंद, लोग घरों में कैद, तमाम बंद ही बंद था कोरोना महामारी के कारण, उसके बावजूद भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसलिए वोट डालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन के काल में देश में दंगे समाप्त हो गए, लोग शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से हो रहा है। देश की सुरक्षा के लिए आज दुनिया की 5 महाशक्तियों में आज भारत शुमार हो गया है।
देश की सुरक्षा की दृष्टि से। हमने अपनी ज़मीन इनको कब्जे में नहीं होने दी। कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, अक्षय चीन किसने कब्जे में किया? और जो हमारा ये जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वो किसने चाइना के कब्जे में जाने दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? नरेंद्र मोदी ने किया? कौन थे उसमें देश के प्रधानमंत्री? कौन थे रक्षा मंत्री? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तो सुरक्षा की दृष्टि से हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, उज्जैन का कॉरिडोर बन गया, और देश को टुकड़ों में बांटने वाली विभाजनकारी धारा 370 को समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज कांग्रेसी कभी लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा नहीं फहरा पाए, नरेंद्र भाई मोदी वहाँ पर तिरंगा फहराने का काम किया। वहाँ पर प्रधानमंत्री जाते हैं और लाखों की संख्या में वहाँ के श्रीनगर के लोग, और जो मुस्लिम हैं वहाँ पर 85% मुस्लिम है, आज उनके स्वागत के लिए वहाँ पर उमड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। चलिए, मैं समझता हूँ कि बाद में बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। कर्ज कैसे बढ़ा, कर्ज को लेकर के भी बात होंगी, क्योंकि ये जो चुनाव है दोस्तों, ये लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, और इसमें आप बहुत सारे फैक्टर्स को देख करके चुनेंगे। दोबारा मैं मिलूंगा, मैं समझता हूँ कहीं रैली में या फिर कहीं भी, दोबारा बहुत सारे विषय होंगे, और आज जाना है तो शायद अब यही हम एंड करते हैं। आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो बात कही है, उसे लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ ऑनलाइन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।